हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी, जो कि हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। और चूंकि पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, तो आने वाले बजट में क्या कुछ होगा, इनकी राय जानना महत्वपूर्ण है। क्या है इस वक्त देश की परिस्थितियां, बजट के मद्देनजर आप क्या देखते हैं? पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं। मुझे खुशी है कि आपने सबसे पहले यही सवाल पूछा, क्योंकि हर जो बजट बनता है वो एक आर्थिक उसका बैकग्राउंड होता है, परिप्रेक्ष्य होता है, और उसमें दो प्रकार के बैकग्राउंड को हम देखते हैं, दुनिया की क्या हालत है और देश की क्या हालत है। और इस बार अगर हम देखते हैं तो जैसा आर्थिक सर्वे ने भी कहा है कि विश्व की स्थिति तो बहुत खराब है, बाकी सब छोड़ दीजिए, पूरे विश्व की स्थिति खराब है। अमेरिका में अगर कुछ अच्छी खबर आती है कि ग्रोथ रेट बढ़ गया, तो वो हमारे लिए बुरी खबर बन जाती है, क्योंकि यहां जो पैसा लगा हुआ है विदेशी पूंजी, वो फिर वापस लौटने लगता है, तो यहां पर प्रेशर बनता है। उसके चलते देश की जो स्थिति है उसमें आज के दिन मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी समस्या जो है वो है बैंकों, सरकारी बैंकों की हालत, जिनके यहां लाखों करोड़ रुपया एनपीए हो चुका है, स्ट्रेस्ड एसेट्स हो चुके हैं, कॉर्पोरेट्स की हालत खराब है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो आज के दिन चुनौती इस बात की है सबसे ज्यादा कि यूपीए के शासनकाल में जो इन्वेस्टमेंट साइकिल ठहर गया था, थम गया था, उसको कैसे रिवाइव करें। अब पिछले 2 बजट जो आए उसमें जैसा कि फिर आर्थिक सर्वे ने कहा है कि कुछ इंक्रीमेंटल छोटे छोटे कदम उठाए गए, लेकिन आज के दिन मैं ये कहने की स्थिति में नहीं हूं कि बिजनेस साइकिल या इन्वेस्टमेंट साइकिल जो है वो पूरी तरह से रिवाइव हो गया है। बहुत कुछ करने की जरूरत है उस इन्वेस्टमेंट साइकिल को रिवाइव करने के लिए। क्या कुछ करने की जरूरत आपको महसूस हो रही है? क्योंकि तीसरा बजट है एनडीए सरकार का। पहला 2 बजट तो माना जाता है कि सत्ता में आप आए हैं, लोकनुभाव ने तमाम वादे होते हैं उनको पूरा करना। तीसरा बजट बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसके बाद फिर चौथा और 5वां बजट जो है तब तो इलेक्शन मोड में आ चुके होते हैं। आपने चुनौतियां बताई, पर क्या प्रमुख चुनौती रहेगी? सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने, जैसा मैंने आपसे कहा कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट साइकिल है उसको कैसे रिवाइव करेंगे। और अगर आप देखें सेक्टर वाइज, तो दुनिया के हालात को देखते हुए, देश के हालात को देखते हुए आज के दिन अनेक ऐसे क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के जो संकट से घिरे हैं। बैंक्स के बारे में मैंने आपसे बताया, दुनिया में जो मंदी का दौर है उसके चलते जो स्टील उद्योग है उसकी हालत खराब है, सीमेंट उद्योग की हालत खराब है, पावर सेक्टर की हालत यह है कि जो बिजली बन भी रही है वो पूरी तरह से बिक नहीं रही है, क्योंकि डिमांड नहीं है उसके लिए। तो अगर दूसरे तरह से देखें तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि डिमांड जो है इकोनॉमी में है उसको हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं, उसको जिंदा कैसे कर सकते हैं, ये मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी चुनौती है। उसके बाद थोड़ा और अगर गौर करें हम विस्तार में जाके, तो हम पाएंगे कि रूरल डिस्ट्रेस है, जैसे किसानों की हालत के बारे में लोग बार बार बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं किसानों के बीच में। तो रूरल सेक्टर में, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि की स्थिति, किसानों की स्थिति, गांव में रहने वाले लोगों की स्थिति, उसमें बहुत सुधार की जरूरत है, और ये इस सरकार को करना पड़ेगा इस बजट में। खुद किस तरह का वैसे आप बजट चाहते हैं? आप पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, जाहिर सी बात, क्या आपसे भी कभी कोई राय ली जा रही है इस मुतल्लिक, बजट के मुतल्लिक कुछ? नहीं, हमसे कोई राय नहीं ली गई, लेकिन खैर चलिए, वो जैसा है वैसा है। लेकिन जो आम आदमी है, जिसमें हम किसान को जोड़ते हैं, मध्यम वर्ग को जोड़ते हैं, नौजवानों को जोड़ते हैं जिनको नौकरी की जरूरत है, इन सबको एक साथ मान के चलें तो सब लोग कुछ न कुछ एक्सपेक्ट करते हैं बजट से, उनकी चिंता बजट को करनी पड़ेगी। और उसके अलावा जो हमने कहा कि अर्थव्यवस्था में जो चुनौतियां हैं, अब मान लीजिए कि लगभग 10 लाख करोड़ का आज के दिन जो योजनाएं हैं वो लंबित हैं किसी न किसी कारण, जिसके चलते बैंक्स का एनपीए बढ़ा हुआ है। तो
स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए कि भाई एनपीए की समस्या सॉल्व करो, क्योंकि बैंक के पास पैसे नहीं होंगे तो बैंक्स कैसे लेंड करेंगे। उसके लिए जरूरी है कि ये पेंडिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं इनको क्लियर करो। क्यों 2 साल हो गए सरकार के और ये 10 लाख की योजनाएं अभी भी क्लियर नहीं हुई हैं? कहां थमी है, कहां रुकी है? क्योंकि वही डिमांड जनरेट करेंगे इकोनॉमी में, और अगर वो डिमांड जनरेट नहीं हुआ तो अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी, बैंकों की हालत में सुधार नहीं होगा, फिर आपके पास पैसे नहीं होंगे कि हम आम आदमी के लिए उसको खर्च करें। इकोनॉमिक सर्वे जो आया उससे कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं इस मामलों के, और सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये बात कही गई कि राहत की उम्मीद ना करें, कुछ कड़े फैसले हो सकते हैं। अब आर्थिक सर्वे में कहा हुआ है कि जो संपन्न लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो अपनी सब्सिडी छोड़ें। तो छोड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा लोग तो वो है नहीं, ज्यादा तो आम लोग हैं, मध्यम वर्ग है, वो छोड़ने की स्थिति में नहीं है। तो वो बराबर एक अनपॉपुलर, देखिए 2 तरह से आप एक तो पैसे बचा सकते हैं बजट में ताकि हम दूसरी जगह उसको खर्च करें, वो सब्सिडी के माध्यम से आएगा, और दूसरा जो है वो है टैक्स बढ़ाकर। कड़ा फैसला क्या हुआ? टैक्स बढ़ा दिया कहीं। तो ये दोनों इतने अलोकप्रिय कदम होते हैं, अनपॉपुलर कदम होते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि इसमें गुंजाइश है। बजट आ रहा है, सब लोग क्या सवाल पूछते हैं कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको क्या रिलीफ मिलेगा। दूसरी बात यह है कि बचत को बढ़ावा देने के लिए जो बैंकों में लोग पैसा जमा करते हैं, प्रोविडेंट फंड वगैरह में पैसा जमा करते हैं, उसमें कुछ आप राहत दीजिए कि इतना जो है इसमें छूट है, उसको बढ़ा सकते हैं और ये कर सकते हैं। तीसरा जो है वो हर दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा, वो है कि हाउसिंग के क्षेत्र में आप इनकम टैक्स कंसेशन दीजिए, जैसे हम लोगों ने वाजपेयी जी के टाइम में किया था कि 15,000 से बढ़ाकर उसको 1.5 लाख कर दिया था। तो इस तरह की कोई छूट दी जाए जिससे कि हाउसिंग सेक्टर आगे बढ़े। हाउसिंग सेक्टर आगे बढ़ने से पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका अच्छा असर पड़ता है। तो इन बैंक में अगर पैसे जमा है तो उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें कुछ छूट और बढ़ाया जाए। ये सब हम कर सकते हैं जिससे कि लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन अगर ये हुआ कि नहीं, हम राहत नहीं देंगे क्योंकि कीमतें स्थिर हैं और ऐसे ही लोगों को राहत मिल रही है, जो आर्गुमेंट कुछ लोग देते हैं, तो उससे जाहिर है कि लोगों के बीच में निराशा होगी। एक चीज और आती है, ग्रोथ रेट की बात की जाती है, पर उसके जो आंकड़े आते हैं वो जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। उसका आकलन पे भी जो है लोग सवाल उठाते हैं, यहां तक कि आप ही के पार्टी के लोग सवाल उठाते हैं। तो क्या लगता है कि कुछ ऐसा किया जाएगा कि इस बजट में कुछ दिखे? नहीं, वो हमने भी सवाल उठाया है, और ये हुआ कि भाई अचानक ग्रोथ रेट जो है वो 7% से ऊपर हो गया, जबकि बहुत सारे दूसरे आंकड़े हैं जो मेल नहीं खाते हैं। तो लोगों की जो चिंता है वो इसी बात से है कि अगर आंकड़े ग्रोथ के इतने अच्छे हैं तो बाकी जगह भी अच्छाई वो दिखनी चाहिए, दिख नहीं रही है। लेकिन हमें ये लगता है कि आज जो हमारे अर्थव्यवस्था है भारत की, उसमें वो एक मिक्स्ड पिक्चर जिसको कहते हैं, मिश्रित है। कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ उतनी अच्छी बातें नहीं हैं, और आप सब देख सकते हैं ग्लास कि आधा भरा है कि आधा खाली है, देखने वाले के ऊपर है। लेकिन इतना मैं कहूंगा कि पहले जो आकलन होता था वो क्वांटिटी के आधार पर होता था, वॉल्यूम के आधार पर, अब वैल्यू के आधार पर हो रहा है। यही फर्क पड़ा है मोटा मोटी। तो आपको लगता है ये ठीक है कि ये ठीक है? जो दुनिया होता था वो ठीक नहीं है? दुनिया भर के देशों में वैल्यू के आधार पर ही होता है, और हमने उसी को स्वीकार किया। एक और चीज थी कि सरकार आई, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया गया, लेकिन कीमतें अभी भी स्थिर नहीं है। आप दालों के ऊपर जाएं या सब्जियों के ऊपर, खासकर दाल, पहले कहा जाता था गरीब इंसान भी दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दालों की कीमतों में ही कोई स्थिरता नहीं है, कभी इतनी ज्यादा, फिर कम भी होती तो बहुत थोड़ी बहुत। नहीं, वो एक खतरा है हमारे देश में कि कभी प्याज की कीमत, कभी आलू की कीमत, कभी दाल की कीमत, कभी तेल की कीमत, जो है खाने वाले तेल की कीमत, उसमें वृद्धि होती है। ये सप्लाई एंड डिमांड का, हम डिमांड जानते हैं कि हमारे देश में डिमांड क्या है। सप्लाई के ऊपर अगर प्रोडक्शन के चलते उत्पादन कम हुआ या
जो सप्लाई चेन है उसमें कहीं रुकावट आ गई तो अक्सर उसके चलते दिक्कत आती है। दाल की बात आपने ठीक उठाई कि इस समय दाल को लेकर लोगों के मन में चिंता है और दाल रोटी खाने के भी कहीं कहीं लाले पड़े हैं, लेकिन प्याज की कीमत इतनी कम हो गई है कि किसान परेशान हो गया है और कभी इतनी बढ़ जाती है कि तो स्टेबिलाईजेशन फंड जो है उसका अगर इस तरह हम इस्तेमाल करें कि प्रोड्यूसर जो है उसको भी कुछ मुआवजा दें और जो कंज्यूमर है उसको भी मुआवजा दें तो वो सही काम करेगा, लेकिन करना आसान नहीं है। वो करना आसान नहीं है। बेस्ट ये है कि मार्केट को इस तरह आप चलाइए कि मार्केट स्वतः इन बातों की चिंता कर ले।